अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ जिसका नाम है बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, तो इससे पहले हमने यहाँ पे और स्टेट से एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है और वो एक्सपेरिमेंट हमने किया भी यहाँ पे। तो उस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देखा एक कंडक्टर है एंड व्हेन current is passed through this conductor, what happens? Magnetic field generates around this conductor. इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। अब एक पॉइंट ले लेंगे हम कहीं पे नियर दिस कंडक्टर, सपोज पॉइंट P। अब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन produced at point P at certain distance from the conductor, ठीक है ना। वो अगर मेजर करना हो तो वो कितना वहां पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो उसको मेजर करने के लिए एक देयर वेर टू फिजिसिस्ट्स एंड मैथमेटिशियंस। एक का नाम था जीन बैप्टाइज्ड बायोट एंड सेकंड वन वाज फेलिक्स सैवर्ट, ठीक है ना। दे टुगेदर discovered a law for the measurement of the magnetic field induction at a point due to a current element, ठीक है ना। और उस लॉ का नाम रखा गया है बायोट-सावर्ट लॉ। इज दिस क्लियर टू यू? बायोट एक फिजिसिस्ट है, सावर्ट इज द अनदर फिजिसिस्ट। उन दोनों को के नाम को मिलाकर इस लॉ का नाम रखा गया बायोट-सावर्ट लॉ, क्योंकि उन्होंने इकट्ठे ये लॉ दे दिया है, ठीक है। अब यही हमारा टॉपिक है, यही हम डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये बायोट-सावर्ट लॉ क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ पीस ऑफ कंडक्टर, पोर्शन ऑफ ए कंडक्टर। ओके, दिस इज अ पीस ऑफ कंडक्टर। इसका नाम रखेंगे सपोज एक्स वाई। Okay, XY is a conductor, ठीक है ना। And suppose I with the current flowing through it, I is the current flowing through this conductor, ठीक है ना। And now consider a point somewhere here, P, point of observation, यहाँ पे ले लेंगे। Here is the point of observation and ये point of observation क्या है? At which we would like to measure the magnetic field induction produced due to this conductor carrying current, ठीक है ना। यहां पे हमें बताना है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना जनरेट हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू दिस कंडक्टर कैरिंग करंट। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, तो उसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, ये सारा कंडक्टर हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट वी विल डिवाइड इट इनटू लार्ज नंबर ऑफ इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है ना। And then we will consider one such element. उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि सारा कंडक्टर, entire conductor, we will not consider the entire conductor at a time, ठीक है ना। What we do, we will consider a small, very very small, infinitesimally small element of the conductor, ठीक है ना। Suppose यहाँ पे एक small element ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, small element of the conductor. It is very very small. सपोज इसकी टोटल लेंथ है L, मगर इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है सपोज इट इज DL, विद द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है ना। एंड नाउ अब हम देखेंगे इस एलिमेंट से हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे अप टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, यानी P जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसका पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट। दिस इज द पोजीशन वेक्टर and represent it, और से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और सपोज और इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL इज दिस क्लियर टू यू ऑफ द कंडक्टर। अभी जो एलिमेंट है we will consider it as a vector, we will consider it as a vector element, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम एरो ड्रॉ करेंगे, तो इस फिर डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना। तो डायरेक्शन इज टेकन along the tangent, एक tangent ड्रॉ करेंगे ऑन द कंडक्टर एट दिस पॉइंट, जहां पे हमने एलिमेंट ले लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
in the direction of current. Direction of current इस तरह से in this element इसी direction में. So यहाँ से ये जो arrow है, it is this arrow gives the direction of this small element. ठीक है ना? इस small element की direction इसी यहाँ पे इस direction में है, along the tangent in the direction of current. ठीक है? Okay. And now I is the current. I is the current flowing through it. ठीक है? अगर इस dl को I से हम multiply करेंगे, I is the current through this small element, dl is the length of this small element, then idl is called, इसको हम कहते हैं, this is called current element. Current element. This is called current element. Okay? And now suppose theta be the angle between the current element and R, between dl and R. We can say current element or dl. dl and R के दरमियान जो angle है, it is suppose theta. That's clear? Okay. And now, according to Biot-Savart, यहाँ पे जो magnetic field induction बनेगा, पहले में let me tell you one thing, अगर हम एंटर कंडक्टर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मान लीजिए वो P है. अब हम इस कंडक्टर को छोटे छोटे एलिमेंट कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा कुछ ना कुछ यहाँ पे, ठीक है ना? तो हम उनमें से एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, तो उस वजह से ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है, ठीक है ना? इट इज लेंथ टेंड्स टू 0, इट इज इनफिनिटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल. तो इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो कितना होगा? वो भी बहुत ही कम होगा, दैट इज dB ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा. इज दिस क्लियर टू यू? वो हम dB से रिप्रेजेंट करेंगे. ड्यू टू एंटायर कंडक्टर की वजह से है B, but due to this small element it is dB. dB means very very small differential. Okay, so as the magnetic field at the point P due to this element is dB, it depends, according to Biot-Savart's law, it depends upon number of factors. Number one, it depends directly on the current. जैसे कि और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देखा कि जब हम वहां पे करंट बढ़ाते हैं, मैंने दिखा दिया यहाँ पे, प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया, एक्सपेरिमेंट हमने किया यहाँ पे, जब हम करंट बढ़ाते हैं, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक कंपास नीडल? The magnetic compass needle shows more and more deflection. It gets more and more deflected when the current is increased. If we decrease the current, deflection decreases. So it means that more deflection means more force is acting on the magnetic compass needle. So it means that more force indicates more magnetic field induction is produced there. Is this clear to you? So यहाँ पे dV depends directly on the what? I. So it means that if we increase the current, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा ड्यू टू दिस एलिमेंट वो इंक्रीज हो जाएगा. सो इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट. दिस इज नंबर वन. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, dl, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट. इस पे भी ये डिपेंड करता है. अगर छोटा एलिमेंट है, अगर दो एलिमेंट्स ले लेंगे तो डबल कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना? इसी तरह से अगर इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, कम लेंथ होगी तो कम कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि छोटे से एलिमेंट में क्या है, इसमें फ्री चार्ज है. वही फ्री चार्ज अगर चार्ज ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा, अगर ज्यादा चार्ज मूव कर होगा फॉर यूनिट टाइम, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे जो एलिमेंट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? dl. इज दिस क्लियर? दिस इज द सेकंड फैक्टर. एंड थर्ड फैक्टर इज देयर, It also depends on the distance. जैसे कि आपने देखा कि और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट में, when we increase the separation between the conductor and the magnetic compass needle, ठीक है ना? Keep the current constant. अब current constant जा रही है. When we pause the current, it shows deflection. Magnetic compass needle. If we keep the current constant and increase the distance, when we increase the distance, what happens? The deflection decreases. Deflection decreases. Is this clear to you? When we decrease the current, deflection increases. When we increase the distance, deflection decreases. Is this clear to you? So it means that it has been observed by Biot-Savart that the magnetic field induction at point P due to this element depends inversely on the square of the separation. Square of the separation. ठीक है ना? तो point of position P की separation कितनी है from the current element, ठीक है ना? उस पे ये डिपेंड कैसे कर रहा है? Inversely to the square of the separation. Is this clear to you? This is the
fourth factor, third factor, sorry, and then the fourth factor is also there. It also depends on what? This angle theta. ठीक है ना? It also depends upon the angle theta. How it depends on the angle theta? It depends on the angle theta like sine theta. ठीक है? So what is theta? Theta is the angle between current element, yeah, we can say the angle between dl and r, current element and r, position vector के दरमियान. Theta, ठीक है? तो sine theta, so it does not depend directly on the theta, it depends directly on the sine theta. Is this clear? Okay. And combine all the four factors, what will you get here? The magnetic field induction at a point due to the current element is directly proportional to I. We can write it as IDL sine theta divided by R square. Is this clear? Okay. This is the magnetic field induction at point P due to this current element. Or we can write it as K I dl sine theta divided by R square. Is this clear? And now what is this K? K is constant of proportionality. ठीक है ना? जैसे कूलम्स लॉ में हम करते थे. कूलम्स लॉ में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. F force acting on a charge depends directly on what? Product of two charges. Force between the two charges depends directly on the product of two charges divided by square of the separation. यहाँ इसको proportionality को हटाकर K आ जाता है. This K is constant of proportionality, and this constant K is called Coulomb constant. इसको Coulomb constant भी कहते हैं. Similarly, this K is called Biot-Savart constant. Biot-Savart constant भी हम इसको कह सकते हैं. Is this clear to you? अब यहाँ पे देखिए इसको उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करते हैं. ये जो वैल्यू K है ना, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड है? द वैल्यू ऑफ K depends on two things. Number one, as you know, it depends upon the units used. Units used. कौन से यूनिट्स हम करेंगे यूज? सीजीएस सिस्टम यूज करेंगे, एफकेएस सिस्टम यूज करेंगे, एसआई सिस्टम यूज करेंगे, कौन सा सिस्टम हम यूज करेंगे? एंड द नंबर फैक्ट टू इज द nature of the material medium, surrounding medium, between the charges, medium. Nature of the medium between the charges. ठीक है ना? Similarly here, the value of K depends on two factors. Number one, it depends upon the system of units used. System of units used. कौन सा system use करेंगे? And the number two is, it depends upon the nature of the surrounding medium. ठीक है ना? Nature of the medium around what? The conductor. In which the conductor is placed. ठीक है ना? जिस मीडियम में हमने एक कंडक्टर रख दिया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो उस मीडियम का जो नेचर है उस पर डिपेंड कर रहा है. यानी कि मीडियम बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के दरमियान कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड कर रहा है. सिस्टम ऑफ इंटरफ्यूज एंड नेचर ऑफ द मीडियम इस पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है ना? अब अगर हम फ्री स्पेस ले लेंगे, यहां पे जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं, फ्री स्पेस एंड एसआई सिस्टम ले लेते हैं. एसआई सिस्टम में तो K का वैल्यू जो है इट इज 1/4πε0. इस तरह से लिखते हैं. देन K इज इक्वल 1/4πε0. सिमिलरली हियर फॉर फ्री स्पेस, free space in SI system, the value of K is equal to 1 divided by 4πε0 c square. Is this clear? याद रखना c square. C is the velocity of light. It can also be written as, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, μ0 divided by 4π. Is this clear to you? μ0 divided by 4π इस तरह भी लिख सकते हैं. 1/4πε0. एक यहाँ पे फैक्टर ज्यादा आ रहा है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, c स्क्वायर. इसके बराबर ये फैक्टर ज्यादा आ रहा है डिनोमिनेटर में. ठीक है? तो फिर ये जो ε0 1/ε0 c स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू μ0. हियर μ0 इज इक्वल टू व्हाट? 1/ε0 c स्क्वायर. अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो c स्क्वायर आएगा किसके बराबर?
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर और सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर टू? इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट के। जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो म्यू नॉट का जो वैल्यू है इट इज, पहले बताएंगे म्यू क्या है। दिस म्यू जिस तरह से यहाँ पे एप्सिलॉन, इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन इज कॉल्ड द परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। सिमिलरली हियर म्यू इज कॉल्ड द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। मैग्नेटिक परमिटिविटी का मतलब क्या है? इट्स द मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द electric field or electric flux. What I mean to say, it is the measure of the extent to which the medium can allow the magnetic flux to penetrate through it. Is this clear to you? Similarly, यहाँ पे जो permeability है, magnetic permeability of the medium. So magnetic permeability of the medium is the measure of the degree to which the magnetic field can penetrate through the medium. Is this clear to you? This is what is the meaning of this permeability. Okay, this is the absolute permeability, and here it is the absolute permeability of what? The vacuum. ठीक है ना। अगर कोई मेटेरियल मीडियम होगा तो नॉट नहीं लगाना यहाँ पे, नॉट रिप्रेजेंट्स फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटेरियल मीडियम। इफ इट इज फ्री स्पेस तो फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। वट अबाउट यूनिट्स, इसके यूनिट्स क्या होंगे? यहाँ पे देखिए इसके यूनिट्स क्या आएंगे। यहाँ पे टेस्ला, इसके यूनिट्स है टेस्ला, ठीक है। फिर ये मीटर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर 1 मीटर यहाँ से नीचे आएगा, टेस्ला मीटर, यहाँ पे करंट नीचे जाएगी पर एम्पियर। दिस इज द यूनिट ऑफ द दिस परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है ना। या फ्री स्पेस और कोई भी मटेरियल मीडियम होगा उसके लिए यूनिट ये है। बट फॉर फ्री स्पेस द वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इज दिस क्लियर टू यू? अगर हम यही पुट करेंगे इस इक्वेशन में, देन द इक्वेशन फॉर द फ्री स्पेस कैन बी रिटन एज इन ऐसे सिस्टम म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा divided by r square. This is the expression for the magnetic field, contribution of the magnetic field induction at a point to this current element. ठीक है ना, ये खाली मैग्नीट्यूड दे रहा है। As you know that magnetic field is a vector quantity, so it can be written in vector form as I will show you here. In vector form, it can be written as mu naught divided by 4 pi. इसकी डायरेक्शन भी है I. इट इज dl साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं I dl को वेक्टर कंसिडर करेंगे एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल हियर बिटवीन r एंड dl। जहां पे r प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? तो यूनिट वेक्टर उसका ले सकते हैं क्रॉस r कैप, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड है 1, देन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर हम यहां से फिर से इसको देखेंगे dl क्रॉस r किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू dl मैग्नीट्यूड ऑफ dl, दैट इज दिस, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप into cos sine of angle between them. The angle between them is theta, so it can be written as dl. तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर r is 1, तो यहाँ पे आ गया dl sin theta. Is this clear to you? ये मैंने समझा दिया। तो यहाँ हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं r खुद। ओके, इसको कंप्लीट वेक्टर भी बना सकते हैं। dv we can write as mu naught divided by 4 pi I dl क्रॉस r वेक्टर, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी r, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ये r कैंसिल हो जाएगा। इट मेक्स नो डिफरेंस हियर, ठीक है ना। डिवाइड भी इसी से किया, मल्टीप्लाई भी इससे किया। अब r कैप इनटू r, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन। अगर हम कंबाइन करेंगे ये बनेगा कंप्लीट वेक्टर r वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r, दिस विल बिकम r क्यूब। ओके, दिस इज द वेक्टर फॉर्म
of the Biot-Savart's law. Is this clear to you? So what about the direction of the magnetic field induction here? इसकी direction क्या होगी? Direction of dV is the same. Yeah, we can say is same as that of dl cross r. तो इनकी जो डायरेक्शन होगी द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट dl एंड r की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन dv की भी डायरेक्शन है, बिकॉज dv इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, एज इज क्लियर टू यू. तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वही dv की डायरेक्शन होगी. एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट? जो हमने पहले यानी जो आप लोगों ने डिस्कस किया होगा 11th में, जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, जो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज डिफाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल? अब यहाँ पे डीएल राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे यूज करेंगे हम. तो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे हम होल्ड योर राइट हैंड, स्ट्रेच योर राइट हैंड, ठीक है ना, along the direction of the current element, in the direction of current element. ये current element है और इसकी डायरेक्शन क्या है? This is the current element here. इसकी डायरेक्शन along the tangent है, ठीक है ना. इसी डायरेक्शन में हम ये hold your right hand, stretch your right hand, ठीक है ना. ये हमने स्ट्रेच करके रख दिया. And now you have to hold it such a manner so that you can curl your fingers. Curl, ये इस तरह से हम curl कर रहे हैं इसको, ठीक है ना. Towards what? Towards the पोजिशन वेक्टर. पोजिशन वेक्टर कहाँ है? वो इस साइड से है. तो अगर हम कर्ल कर पीछे से कर्ल नहीं हो सकता है तो आगे से कर्ल होगा. तो इसका मतलब ये हुआ हमने सही हैंड नहीं पकड़ा है. यू हैव टू होल्ड इट इन सच ए मैनर सो दैट यू कैन कर्ल द फिंगर्स टुवर्ड्स आर. तो हमें इसको ऐसे फिर हैंड को टर्न करेंगे, ऐसे रखना पड़ेगा. इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, ठीक है. नाउ यू कैन कर्ल इट टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स आर, ठीक है ना. आप इसलिए हमको इनको फिंगर्स को कर्ल कर सकते हैं. अब व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ थंब? देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. इज दिस क्लियर? ठीक है ना. सो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? इट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग R and dl. It is perpendicular to the plane containing R and dl and is perpendicular inwards. This is the plane whiteboard. Whiteboard is the plane. On this plane R and dl lies on this plane whiteboard. Therefore, जो magnetic field induction यहाँ पे होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. एंड द परपेंडिकुलर इनवर्ड्स यहाँ पे वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एंड सर्कुलर क्रॉस, ठीक है. एंड सर्कुलर क्रॉस से हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो जिस वेक्टर की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर द प्लेन, तो वहां पे हम एंड सर्कुलर क्रॉस से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. अगर इस साइड देखेंगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर इस तरह से होगा. अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे ले लेंगे हम, P डैश मान लीजिए इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर. देन यू हैव टू होल्ड योर स्ट्रेच्ड हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट. ये रख दिया हमने इन सच ए मैनर सो दैट यू कैन कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड टुवर्ड्स R. ये हमने कर्ल किया है, इसको कर्ल कर सकते हैं. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब? इट इज परपेंडिकुलर व्हाइटबोर्ड आउटवर्ड्स, ठीक है ना. देन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, एंड सर्कुलर डॉट. सो एंड सर्कुलर डॉट represents that the magnetic field is coming out of the plane, and the encircled cross represents the magnetic field is going into the plane perpendicularly. This is clear to you? ये मैंने समझा दिया यहाँ पे. Okay, this is what we call Biot-Savart's law. Okay, इस तरह से मैंने ये Biot-Savart's law दिखा दिया. अब यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है इट इज ड्यू टू दिस एलिमेंट ओनली. अब अगर हमें ड्यू टू एंटायर कंडक्टर यहाँ पे देखना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ द मैग्नेटिक फील्ड induction at P due to entire conductor of length L
इसकी लेंथ एल है, ठीक है ना, इसकी लेंथ हमने एज्यूम की है एल, तो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स या टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ व्हाट, दिस इंटीग्रेशन इसकी करनी है, दिस विल गिव ओवर द एंटायर लेंथ एल, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, एंड व्हाट विल यू गेट, the total magnetic field induction at point P to the entire conductor, ठीक है ना, or the length L entire conductor is equal to mu naught divided by 4 pi I dl cross R divided by R cube. This will give you the what, the total magnetic field induction at point P to the entire conductor जब इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसको थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एरो डालेंगे, यहाँ पे एरो, तो इसको हम मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, एल म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आर कैंसिल कर सकते हैं, ये यहाँ पे आर क्यूब है, कैंसिल कर सकते हैं, तो वापस लिख सकते हैं हम ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, हर एक, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी, तो हर एक की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द व्हाट, व्हाइट बोर्ड इनवर्ड्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स टू द व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे इस एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वही जो इस एलिमेंट की वजह से बनेगा उसकी भी डायरेक्शन होगी, यानी कि हर एक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो वहां पे बनेगा, हर एक एलिमेंट की वजह से जो डायरेक्शन होगी हर एक कंट्रीब्यूशन की वो सेम होगी। देयरफॉर हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं इस तरह से। इज दिस क्लियर यू? ओके, तो यहाँ बैक पे हटा सकते हैं तो कर सकते हैं इसको। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे दिस विल गिव द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स या टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी, ठीक है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी। ओके, ये इंटरवल सॉल्व करना है। म्यू नॉट इज कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है थीटा है, आर है और दिस डिफरेंशियल लेंथ एल है, ठीक है ना। तो यू हैव टू इंटीग्रेट थीटा एंड आर विद रेस्पेक्ट टू एल। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटीग्रेट थीटा विद रेस्पेक्ट एल, टू इंटीग्रेट आर विद रेस्पेक्ट एल। तो यहाँ पे ऐसा इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट थीटा इंटू एल, आर इंटू एल, या एल को भी थीटा में कन्वर्ट करेंगे, आर को भी थीटा में कन्वर्ट करेंगे। और एक और तरीका है, एल को किसी नए वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, थीटा को भी उसी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, आर को भी उसी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, ताकि इसमें एक ही वेरिएबल आ जाए, तब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद एक एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करेंगे, वहां पे हम दिखाएंगे कि किस तरह से थीटा को भी एल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर को भी एल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एल को भी थीटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आर को भी किस तरह से हम थीटा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो हम उसी एग्जाम्पल में दिखाएंगे। टिल देन गुड बाय।